में जो हम लोगों के बीच में एक संकल्प जो दिख रहा है, मैं इसके लिए सबसे पहले आप तमाम साथियों को अपनी पार्टी की ओर से आपको इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। अभी जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, बिहार के अंदर कुछ कानूनों की भी बात हुई, मैं उस पर भी जान ही रहा हूँ। हम सबके सामने जिस खतरे को हम लोग भाप रहे हैं, वो पूरा हमें लगता है कि पूरे देश में बहुत सारे लोग इसको भाप रहे हैं, अलग अलग तरीके से भाप रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस देश में इस बात को भी हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस देश की कोई बहुत बुनियादी ताकत भी है। आप सोचिए, मैं हैरान हो जाता हूँ जब सोचता हूँ कि सच में उस आज़ादी के आंदोलन के दौर में जब वाकई देश का बंटवारा हुआ, सच में जब लाखों में लोग पाकिस्तान से इधर, इधर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर लोग जाने लगे, कितने परिवार, कितने लोग, कितनी जान गई, कितना जबरदस्त एक पूरे देश के लिए कितनी बड़ी एक त्रासदी थी। लेकिन उसी दौर में संविधान बन रहा था। संविधान सभा का जब गठन हुआ, उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, वो यूनाइटेड इंडिया के लिए था। संविधान सभा का काम शुरू हुआ, इधर देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन गई। तो उस दौर में वो जो संविधान निकल करके आया, जिस संविधान में आपको वो सारी बातें तो है, ये तकलीफ है, सबको था, लेकिन उसमें कहीं कोई देश को हिंदू राष्ट्र बना देना है, इस देश में बिल्कुल उस तरह का नफरत, उस तरह के गैर बराबरी, वो बिल्कुल नहीं। ये बहुत एक जबरदस्त एक चमत्कार था कि एक ऐसे दौर में जब वाकई हिंसा है, वाकई इतनी नफरत है, उस नफरत और हिंसा के दौर में एक इतना मुल्क बैठ करके एक संविधान पारित कर रहा है, जो संविधान कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे लोग, और यहाँ ना तो धर्म के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, न जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सेकुलर शब्द उस समय नहीं था, ये तो बाद में इमरजेंसी वाले पीरियड में संविधान संशोधन करके डाला गया। बात सही है, संशोधन बाद में हुआ, लेकिन उस सेकुलर शब्द को छोड़ दीजिए, शब्द बाद में आया, लेकिन उस शब्द का जो भी मतलब है, वो मतलब तो उसी समय से था। उस शब्द का मतलब था कि देश का जो राज्य है, उस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लोगों का अपना निजी धर्म होगा, सबका होगा। तो लोगों के पास धार्मिक आजादी होगी अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए, लेकिन धर्म के आधार पर ना भेदभाव किया जाएगा और ना राज्य का अपना कोई धर्म होगा। ये तो सेकुलरिज्म की बहुत बुनियादी बात है, और ये बुनियादी बात तो उसी समय से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी। तो हमें लगता है कि ये हमारे देश की बुनियादी ताकत है कि उतना कुछ झेलते हुए भी, ऐसे दौर से, ऐसे हिंसा, ऐसे नफरत के आंधी से गुजरते हुए भी एक मुल्क, वो मुल्क है 1857 की मुल्क है, और उस मुल्क ने ऐसा एक संविधान पारित किया। मैं कहता हूं कि आज भी वो मुल्क बदला नहीं है। जितनी बातें हो हिंदू राष्ट्र की, जितनी बातें हो, अगर एक मुल्क सच में बदल गया होता 10 साल में, पिछले 10 साल में, तो आज जो ये 405 जो बोल रहे हैं, तो अब तो राम मंदिर के नाम पर इस बार का चुनाव खत्म हो जाना चाहिए था कि बाबरी मस्जिद तोड़ के हमने राम मंदिर बना दिया है, तो उसी के पुरस्कार, तोहफे में, पुरस्कार के रूप में हिंदुस्तान मोदी जी को 400 सीट दे दो। लेकिन नहीं हुआ। आप सोच लीजिए, ये कितना बड़ा मसला है कि इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा, वो चुनाव में हवा है। उस अयोध्या में भी हम चले जाइए, वहां वो मुद्दा नहीं है। पूरे मुल्क में एक सर्वे किया CSDS लोक नीति वालों ने, लोगों से पूछा कि चुनाव के मुद्दा आपके पास मन में क्या है, और उसमें 27% कह रहे हैं कि बेरोजगारी, 23% कह रहे हैं महंगाई, सिर्फ 8% लोगों ने राम मंदिर की चर्चा की। 8, 2% लोगों ने हिंदुत्व की चर्चा की। तो हमें लगता है कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस देश में भले हम लोग बाबरी मस्जिद की वो शहादत, उसको हम लोग रोक नहीं पाए, बहुत कुछ हम लोग रोक नहीं पाए,
बहुत सारे देश में धक्के लगे हैं, हम सबको झेलना पड़ा है। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, बहुत कुछ। और पूरे हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग भीतर से टूट जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। लगता है कि बहुत असहाय महसूस होता है कि ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ता है कि नहीं, समय बदलेगा और ये मुल्क इससे आगे निकल करके उभर करके आगे बढ़ेगा और ये इस मुल्क की पहचान नहीं बन सकती। तो आज बिल्कुल हमें लगता है कि खतरा यही है। खतरे को अगर एक शब्द में हम कहें कि इन लोगों के लिए 47 में जो ये कर नहीं पाए, वो आज वो करना चाहते हैं, ताकत में सत्ता में है इसलिए बैठ करके। उनके लिए देश का जो पार्टीशन उस समय हुआ वो एक तरह से अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, उसको लॉजिकली वो फिनिश करना चाहते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम ये रह गई कि इतना सारा सब कुछ झेलते हुए भी इस देश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने इस देश को अपना मान लिया, अपना मानना क्या था, इसी देश के थे, वो जाते कहाँ। तो इसीलिए वो जो एक इतनी बड़ी बात है इस देश के लिए, तो इसको वो आज भी पचा नहीं पाते और इसीलिए ये अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। हमने देखा इनको 15 अगस्त से जितना मतलब नहीं है, 14 अगस्त मनाने से मतलब है। और 14 अगस्त को मना रहे हैं, क्या नाम दे दिया है कि हॉरर्स ऑफ पार्टीशन, उसको याद करने के लिए, उस समय के पार्टीशन की विभीषिकाओं को याद करने के लिए पाकिस्तान के जो डिफॉर्मेशन का डे है वो 14 अगस्त को इन्होंने भारत में कर दिया है, ताकि ये जो पूरे देश में जो ऊंड है जो हमारे बीच में, उसको और कूदा जाए और उसको पूरे देश के अंदर स्थायी बना के रखा है। तो हमें लगता है कि अभी तो हम चुनाव की बात करेंगे, तो इस पर हमको बिल्कुल पहले बार भरोसा करना होगा कि 47 में भी इस मुल्क ने अपनी बुनियादी ताकत का एहसास करा दिया था, जब उस तरह के माहौल में भी ऐसा एक संविधान बना, जिस संविधान में बराबरी की बात हुई, जिस संविधान में सेकुलर शब्द ना होते हुए भी बिल्कुल एक सेकुलर स्टेट की बात हुई, जिस संविधान में सबके लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन बराबरी, तो ये बात हुई। ये बहुत बुनियादी इस देश की ताकत है और वही बुनियादी ताकत जो एक तरीके से इनेट स्ट्रेंथ है इस देश का, आज भी 10 साल के मोदी सरकार को, मोदी, शाह, जोगी सब कुछ झेलते हुए भी, इतना दिन भर इतने झूठ, इतना नफरत, ये सबको पूरा खाते हुए, पीते हुए, सुनते हुए, सब कुछ करते हुए भी आज भी ये मुल्क बदला नहीं है। आज भी इस मुल्क में राम मंदिर जैसे इतना बड़ा सवाल चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बनता है। तो इस पर खड़े होकर के हम लोगों को सोचना है। तो हमें लगता है कि इस बार जो चुनाव में हो रहा है, तो चुनाव तो बिल्कुल एक जंग है। 2 टर्म के बाद इन्होंने तो सोच लिया था कि हम आराम से जीत जाएंगे, 400 पार का हल्ला करके, लोगों को डरा करके, वो कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी छोड़ करके क्या होगा, पूरा गोदी मीडिया दिन रात लगा हुआ है बताने के लिए, समझाने के लिए। तो इस चुनाव में जिस तरह से हिंदुस्तान असर्ट कर रहा है, आवाम जिस तरह से असर्ट कर रही है, इनको इसका पता ही नहीं था। इन्होंने देश को, इनको गुजरात से पता है, गुजरात में रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा मैसेकर कर दिया, जनसंहार कर दिया। और अब याद करिए 2002 में वो जो जनसंहार हो रहा था, 2004 में अगर वाजपेयी की सरकार गिरी, मैं मानता हूं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उस समय हिंदुस्तान ने उस पूरे गुजरात के जनसंहार को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वो जो बात हमको याद है, वो जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी से कह रहे थे कि भाई आपको राजधर्म निभाना चाहिए, और मोदी हल्का मुस्कुराते हुए बगल में बैठ के कह रहे थे वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिखा जिसके लिए जनसंहार करना ही राजधर्म है, जनसंहार ही उसके लिए, वो दंगा हो गया और आपको जाकर के लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है, वो नहीं, जो उसने किया वही उसके दिमाग में राजधर्म है। तो देश ने समझ लिया कि भाई ये बहुत खतरनाक बात है। तो उस समय देश ने अलाउ नहीं किया, 2004 में सरकार बदल गई। और आज जिस तरह से ये 10 साल बाद इन्होंने सोच लिया कि भारत भी क्या है, एक बड़ा गुजरात है, एक बड़ा गुजरात है, गुजरात में हमने दंगा कर दिया, गुजरात में हमने इनकाउंटर कर दिया, गुजरात के अंदर हमने सबको दबा के रोक के रख लिया,
अदानी अंबानी के हाथ में पूरी इकोनॉमी है और अमित शाह जैसे लोगों के हाथ में पूरा स्टेट मशीनरी है, बाकी सबकी सारी आवाज हमने बंद कर दी। वो चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा गुजरात में। तो गुजरात में जो जिस तरह से वो सफल होते रहे चुनाव में, पाकिस्तान के खिलाफ बोल के, कुछ भी बोल के, जो आज कर रहे हैं यहाँ, वो गुजरात में ही काम करते रहे हैं। तो चुनाव में शायद इन्होंने सोचा था कि आसान है, देश भी एक बड़ा, लेकिन ये देश एक बड़ा गुजरात नहीं है। ये देश एक बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स देश है, बहुत एक जबरदस्त हमारे पास एक इतिहास है। और इसीलिए जिस हिंदुस्तान से पाला पड़ा मोदी को, हम लोगों को भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो हम लोग भी झेल रहे हैं, लेकिन इन हुक्मरानों को भी जहाँ से पाला पड़ा है जिस मुल्क के साथ, ये मुल्क पर उसको काबू में ला पाना उनके लिए बस की बात है। तो इसीलिए ये चुनाव में जो भी आप देख रहे हैं, इसको सिर्फ चुनाव मत सोचिए, सब कुछ हमारे खिलाफ है, सब कुछ हमारे विपरीत है। चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, कोर्ट में कभी कभार कोई एकांत कोई वर्डिक्ट आ जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया, किसी एक सवाल पर थोड़ा बहुत आया, आमतौर पर आपके पक्ष में, जमहूरियत के पक्ष में कोई आवाज कोर्ट से निकल करके नहीं आती। हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर है, पूरा का पूरा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग कहते थे, वो प्रिंट मीडिया हो, वो आपका टेलीविजन मीडिया हो, वो पूरी तरह से नतमस्तक है। एक ऐसी विपरीत स्थिति में जिस तरह से मुल्क खड़ा होगा, आप देख लीजिए, कुछ उदाहरण भी ले लीजिए। ये जो ध्रुव राठी एक नौजवान, उनके वीडियो सब लोग देख रहे हैं, तो ये ध्रुव राठी क्या थे? 10 साल पहले कहाँ थे? 10 साल पहले एक आम नौजवान थे और शायद उनको भी मोदी से उम्मीद थी, अन्ना आंदोलन से उम्मीद थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सोच रहे थे, देश में कुछ नया होगा, लेकिन एक सोचने वाला नौजवान था। हमने देखा कि वो नौजवान जब पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी के साथ साथ जैसे उसको समझ में बात आ गई कि जुमलेबाज है, तो उसने इसको अपना काम बना लिया है कि हमको इसका भंडाफोड़ करना है। और वो पर्दाफाश करते करते आज वो नौजवान, मैं तो मानता हूँ कि डिजिटल वॉरियर है, वो जंग लड़ रहा है। जिस बेचैनी के साथ वो आपको बताता है कि भाई इस वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप में 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाओ, एक नौजवान। इसी तरह से श्याम रंगीला को देखिए, क्या है, एक कॉमेडियन है, मिमिक्री करता था, मोदी की आवाज निकालता था, मोदी पूरा भक्त न भी हो तो मोदी के प्रशंसक तो था ही। अब वो बोला कि नहीं, हम गुजरात में, बनारस में आकर के चुनाव लड़ना था, वो तो चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो हम कह रहे हैं कि इस पूरे दौर में सिर्फ पार्टियों की बात नहीं, सिर्फ कुछ समुदाय की बात नहीं, ऐसे ऐसे आपको लोग दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग इतने साहस के साथ खड़े हो जा रहे हैं, जहां किसी को उम्मीद नहीं थी यहाँ कोई बगावत करेगा, यहाँ कोई सच बोलेगा, यहाँ कोई इस तरीके का जोखिम मोल लेगा। लोग जोखिम मोल ले रहे हैं। आप जेल में पड़े हुए हैं, आपके उम्र खाली 4 साल पूरे हो गए, 4 साल से जेल में पड़े हुए हैं। कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं इसमें। तो हमें लगता है कि इस देश की ये जो ताकत है, इस ताकत पर भरोसा करते हुए हम लोगों को लड़ना है। अब लड़ाई जहां पहुंची है, 5 चरण का चुनाव हो गया। 5 चरण के चुनाव होने के बाद शुरू में जो 400 पार बोल रहे थे, सबको बात समझ में आ गई, सब बकवास। अभी कुछ लोगों को उतारा गया है, हमारे जो प्रशांत किशोर पीके, फिर हम देख रहे हैं कि उसका इंटरव्यू आ रहा है और एनडीटीवी में यहाँ वहाँ जा करके वो इंटरव्यू दे रहा है। ये तो मोदी जी जो अभी जो संख्या है, इससे कुछ ज्यादा ही संख्या में लौट के आने वाले हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद बात सही है, लेकिन चुनाव को ठीक से देखने समझने वाले सारे लोग, अब योगेंद्र यादव को देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई 5 चरण के बाद इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलने वाला है। अब पूरा एनडीए के साथ लेकर के भी अभी वो बहुमत से नीचे है, बहुमत नहीं आने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 लोग और ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लड़ाई चल रही है। ये जो आखिरी 2 चरण है, आखिरी 2 चरण, अभी 400 से कितनी सीटें हो गई, हमें लगता है कि 114 और बचा हुआ है। और आप समझ सकते हैं इन सीटों को देखकर ही आप समझ सकते हैं। नालंदा जैसे आपने कहा कि हम लोग बिल्कुल जीत सकते हैं, जहानाबाद बगल में बिल्कुल जीत सकते हैं, आरा काराकाट हम लोग बिल्कुल जीत सकते हैं,
पाटलिपुत्र हम लोग बिल्कुल जीत सकते हैं। तो जितनी सीटें आपके नजर में अगल बगल में है, ये कहीं भी एक भी सीट ऐसा नहीं है कि जिसपे कोई कह देगा कि नहीं ये दो बीजेपी। भले मान लीजिए अगर पटना साहिब को लेके कोई कह दे, लेकिन पटना साहिब भी मैं आपसे कहता हूं कि पटना साहिब भी आपके लिए संभावना वाली सीट है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अवध में जहां चुनाव अभी हुए, अमेठी, रायबरेली, अमेठी से लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी वो किशोरी लाल प्रसाद से हारने वाली है। अयोध्या, फैजाबाद से लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा कैंडिडेट को लेके कुछ हो सकता है, दिक्कत कहीं हुई हो, लेकिन बहुत जीतने की संभावना है सपा के उम्मीदवार की। तो उत्तर प्रदेश इस तरह से बदल रहा है। तो अभी बात यह है कि बाकी सभी बातें अभी भूल जाइए। ये क्रिकेट मैच के हिसाब से देखिएगा तो आपके सामने जो आस्किंग रेट है कि हमको आखिरी ये 2 चरण में कितने रन बनाने हैं, आपको वो स्कोर करना है। हमारे सामने ये सवाल है। डरा रहे हैं कि नहीं हो सकता, अरे इतना स्कोर कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। लेकिन हम अगर दिमाग में इस बात को ठान ले तो बिल्कुल संभव है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि अभी इस चुनाव में जो चुनाव आयोग की भूमिका है वो बिल्कुल बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि भाई जवाब दो कि चुनाव हो जा रहे हैं आज। पहले क्या होता था, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन देर रात तक या अगले दिन शाम तक आप पूरे आंकड़े दे देते थे, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने वोट पड़े, पूरी संख्या आप बता देते थे, कितनी महिला, कितने पुरुष, सब बता देते थे। इस बार क्या हुआ कि आप चुनाव हो गया 19 अप्रैल, 11 दिन बाद 30 अप्रैल को आप कह रहे कि ये रिवाइज्ड फिगर है। और ये जो रिवाइज्ड फिगर आपने दिया तो लोग कह रहे हैं कि करीब 1 करोड़ वोट, पहले 4 चरण में करीब 1 करोड़ वोट, 1 करोड़ 6 लाख या 7 लाख वोट एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि हो गया। और 1 करोड़ को मान लीजिए, उसको बांट दीजिए, करीब उस समय तक 300 सीटें थी, 400 के आसपास, तो वो हो रहा है कि आपका करीब 28,000 वोट। इसका मतलब कि चुनाव को चुराने की पूरी कोशिश होगी। 1 नंबर, मार्जिन अगर कम रहेगा, कम मार्जिन से जहां भी हार जीत का फैसला होने वाला है, उस चुनाव को चुरा लेने की आशंका उतनी ज्यादा रहेगी। इसीलिए हमें वोट चाहिए, बहुत वोट चाहिए। वोट लोग ना डाल सके इसके लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं। वोटर लिस्ट से नाम निकाल दो, पोलिंग स्लो करवा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन अगर लोग ठान लेंगे तो वोट डाल ही देंगे। तो हमें लगता है कि इस चुनाव को बिल्कुल एक जंग की तरह एक वोट हमको डालना है, वोट हमारा बर्बाद ना हो इस चुनाव में। और आखिरी 2 चरण में इनकी बौखलाहट और बढ़ेगी। अभी छपरा से जो रिपोर्ट आई कि वहां हिंसा तक भी हो गई, बौखलाहट इनके अंदर ऐसा है। तो आखिरी 2 चरण आपको वोट डालने से रोकने के लिए बहुत कुछ ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम अगर मुस्तैद रहे, पूरी तरह से सजग रहे, एकताबद्ध रहे, और जो महागठबंधन है कोई कमजोर गठबंधन नहीं है। हमारे आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस के खिलाफ, हिंदू महासभा के खिलाफ उस समय के आज़ादी की जितनी धाराएं थी वो सब इस गठबंधन में अब इस समय है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ है, यहाँ कांग्रेस पार्टियां भी है, समाजवादी धारा के लोग भी है, अंबेडकर पेरियर की धारा के लोग हैं। उससे लेकर के अभी आज के हाल के दिनों में जो छोटी छोटी पार्टियां बन रही है, अभी जैसे वीआईपी पार्टी 20 के विधानसभा चुनाव में हमारे साथ नहीं थे, 20 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में थे। हमने पूछा उन लोगों से भाई क्या बात हुई कि आप लोग एनडीए छोड़ करके यहाँ आए, तो लोगों ने बताया कि देख लीजिए हमारे 5 एमएलए जीते थे, मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पूरी पार्टी को हरा दिया, हमारे मुकेश सहनी जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, पार्टियों को हड़प लेने वाला, अब वो कह रहे हैं कि नहीं इससे तो बता समझे। अब नीतीश जी क्यों चले गए ये तो पता नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को और बेहतर जानते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि जो आदमी 2014 में जब मोदी आ रहे थे उस समय जिनको लगा था कि भाई मोदी, अटल बिहारी आडवाणी का जमाना कुछ और था, लेकिन ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ काम नहीं कर सकते, तो उस दौर में जो आदमी अलग हो गए थे, अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, बीच में फिर आए, 2 बार आए, और अब जाकर के
इस चुनाव में जब पूरे देश में लग रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं, देश ये चाहता है कि चले जाए, इस समय जाकर के उस समय विनाशकाले विपरीत बुद्धि वहां क्यों गए अभी इस समय, ये तो कह सकते हैं। लेकिन लोगों को बड़ा अफसोस हुआ, हम कह रहे हमको खुद भी। अब नीतीश कुमार जी, जो भी हम लोगों के मतभेद है, अलग अलग धारा, एक समय 95 में समता पार्टी जब बनी थी, जॉर्ज साहब थे, कुछ समय हम लोग एक साथ चले थे। 2005 में हमको याद है जब किशनपुर विधानसभा बनी थी, तो नीतीश जी दिल्ली में हमारे दफ्तर में आए थे कि कोई रास्ता बताइए कैसे सरकार बन सकती है। हमने कहा रास्ता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, तो आपकी सरकार अगर माइनॉरिटी की होगी, सबके सपोर्ट से आपकी सरकार चलेगी। लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गए, लेकिन फिर चले गए। आज जो उनके साथ हो रहा है, रोड शो हो रहा है, अब बगल में लगता है कि मुख्यमंत्री को बंधक बना लिया गया और वो खड़े हैं और उनके हाथ में वो कमल का झुंझुना थमा दिया गया, उसको लेकर नीतीश जी ऐसे कर रहे हैं, तो सबको तो बहुत खराब लगा। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार के एक बड़े नेता हैं, एक कद्दावर समाजवादी नेता हैं, नालंदा के हैं, और इतने दिनों से बिहार की बात दुनिया के हर कोने में करते रहे हैं, बिहार के स्वाभिमान की बात करते रहे हैं, और उनके साथ आज ये स्थिति है। तो आप तो कहेंगे कि देखिए इस चुनाव में अब लोगों को गठबंधन बड़ा है, हमारा वीआईपी भी है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, हम सब लोग मिलके हैं, लड़ रहे हैं, तो ये संभव है। मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल कठिन है लड़ाई, और कठिन लड़ाई जीतने में मजा है। कठिन लड़ाई अगर लड़ करके हम लोग जीत सके तो उसी में मजा है। तो इसमें ये ताकत दिखलाइए। पूरे नालंदा में आपने जैसे बताया कि हिंसा है, इस्लामपुर है, इसी जमाने में राजगीर से भी कभी कम्युनिस्ट भी जीता करते थे, बिहार शरीफ से भी। तो पूरा जिला हम जो देख रहे हैं बड़ा है, 7 विधानसभा की लोकसभा सीट है, आरा भी ऐसी है, बेगूसराय भी ऐसी है, और संयोग से जो बिहार की तीनों सबसे बड़ी लोकसभा सीटें हैं वो कम्युनिस्टों के कंधे पर आ गई। सीपीआई को दिया गया कि आप बेगूसराय लड़िए, और हम लोगों को दिया गया है कि आरा लड़िए और नालंदा लड़िए, है ना। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि नालंदा, बाकी कोई अगर बहुत लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, और ठीक से लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे और कोशिश करेंगे। तो हमें तो लगता है कि संदीप जी जो आए और उनको जिस तरह से लोग ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभी कोडरमा का चुनाव हम लोग लड़े, विनोद जी लड़े, वहाँ इतनी जबरदस्त लोगों में एक उनके प्रति सहानुभूति, समर्थन था, यहाँ भी दिख रहा है। तो बस हम तो यही अपील करेंगे कि चुनाव कठिन है, लेकिन बिल्कुल जीतने लायक चुनाव है, और इसी पर सब कुछ, वो बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें। आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इस देश में वाकई एक फांसीवादी निजाम पूरी ताकत के साथ स्थापित हो जाएगी और देश को इतना पीछे धकेल दिया जाएगा, ये सब कुछ ये नालंदा की सीट पर डिपेंड करता है, ये आरा की सीट पर, काराकाट की सीट पर, ये जो चंद सीटें बची हुई है अभी ये 6ठे और 7वें चरण में, इसी पर सब डिपेंड कर रहा है। बहुत कुछ दांव पर है, बहुत कुछ दांव पर है। कोई 1 लाख वोट का इधर उधर होना, एक 2-4 सीट बढ़ना घटना, इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। और इसीलिए हम कहेंगे कि आप सभी साथी जागरूक हैं, आपको पता है कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तो ये जो इतना कुछ दांव पर है, इसमें पूरी ताकत हम लगाएं, पूरी ताकत और पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी मेहनत और पूरी हिम्मत, इसकी ज़रूरत है। और ये अगर हम पूरे सब लोग मिलकर के बटोरेंगे और उसकी पूरी प्रदर्शनी लगा देंगे, हाँ, तो हमें तो लगता है कि नालंदा से भी बड़ा बदलाव होगा और पूरे बिहार से बदलाव का संदेश जाएगा। 2020 में हम लोग जहाँ पहुँचे थे, करीब 50-50 हो गया था, हम लोग उससे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भी बार बार योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाला परिणाम आएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलने से वहाँ कन्हैया कुमार जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो हमें लगता है दिल्ली से भी उम्मीद है। हरियाणा 10 सीट है, और जिस तरह से पूरे गांव में दिख रहा है, तो बहुत अभी जो उम्मीद है, बहुत सारी सीटें आपको जबरदस्त ये 6ठे और 7वें चरण में ठीक से अगर हम लोग अपने वोट को मैनेज करें, बूथ को मैनेज करें, वोट डालें, तो निर्णायक अभी तक जो संभावना है उसको हम बिल्कुल साकार कर सकते हैं। बस हम आप लोगों से ही अपील करते हुए, और पार्टी की ओर से बिल्कुल
लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या करेंगे, संदीप अगर जीत जाएंगे तब तो करेंगे। हमने संदीप ने तो कहा कि अगर हम किसी कारण से अगर नहीं भी जीत जाए तो अगर नालंदा में आए हैं, नालंदा से इतना प्यार मिला है, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि नालंदा के लिए ये लगाव बिल्कुल रहेगा। और अभी तो फिलहाल बिल्कुल संभावना है कि ये सिर्फ राजगीर घूमने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ बिहार शरीफ देखने के लिए नहीं आए हैं, नालंदा से जीतने के लिए आए हैं। आप सब लोगों ने मन बना लिया है। और मैं तो सच में बस एक बात कह करके खत्म करता हूँ, मैं बहुत दुखी था इस पिछले साल रामनवमी में, जब बिहार शरीफ में आपके लाइब्रेरी जला दिए गए, मदरसा जला दिया गया, जो स्थिति थी, हम भाग करके महबूब भाई से बोल करके नीतीश जी के पास चले गए कि नीतीश जी हो क्या रहा है, सरकार हम सब लोग मिलकर चला रहे हैं, ये सासाराम में, ये आपके बिहार शरीफ में क्या हुआ है। मैं तो उसी दिन मैं समझ गया था। और वो कह रहे आप क्यों भागे भागे चले आए, इतना बड़ा बिहार है, सिर्फ 2 घटना घटी है ना। अब हम तो ये गिना रहे हैं कि बस सिर्फ 2 घटना घटी है। जो घटना घटी है उसको देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके गृह जिले में नालंदा में बिहार शरीफ में अगर ऐसा हो रहा है, इससे संदेश क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। वो आपको उस समय इत्मीनान दिला रहे थे, अरे अरे कोई बात नहीं है, चुनाव के बारे में तैयारी कीजिए, दिल्ली में रहिए, दिल्ली में कांग्रेस वालों को समझाइए, ये करिए वो करिए। तो हमें बहुत जो संवेदनहीनता दिखी इस सवाल पर, जिस हल्के ढंग से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लिया, तो मैं बहुत, मुझे अफसोस हुआ। और शायद अगर बाद में अगर मैं बहुत हैरान नहीं हुआ तो उसका कारण है कि वो जो उस दिन उनसे मेरी बातचीत हुई थी थोड़ी देर के लिए, वही बातचीत ने हमको समझा गया था कि नीतीश जी चले तो आए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो उनकी सियासत जो है, उस सियासत में बहुत ज़्यादा इन सवालों पर जो संकल्प होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वो बात नहीं है। वो लालू जी वाली बात वहाँ, ये नीतीश जी के अंदर ये चीज़ नहीं है जो वहाँ है। तो ये बात हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही। खैर एक बात हमने एक्स्ट्रा कर लिया, तो अभी चुनाव के बाद क्या होगा वो सब आगे देखा जाएगा। अभी फिलहाल अगले 10-12 दिन का जो समय है, बहुत कुछ दांव पर है, और हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत इन चीज़ों को बदल सकती है। हम लोग मिलकर जरूर बदलेंगे और जरूर नालंदा से फिर एक बार वो परंपरा फिर से लौट कर आएगी। डॉक्टर विजय यादव के बाद पिछले 3 दशक से यहाँ लगातार समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और उसमें भी पहले जॉर्ज साहब थे, नीतीश जी खुद थे, लेकिन अभी जो लोग बताते हैं कि पिछले 3 टर्म से जो सांसद हैं उनकी कोई रोल दिखती नहीं है, ना पार्लियामेंट में दिखती है, ना बाहर दिखती है। एक तरह से मान लिया है कि भाई हमारा है, बपोती है, जागीर है, लोग वोट देंगे और कुछ होगा नहीं। तो थोड़ा सा जहाँ ज़्यादा लोग एक तरह से अहंकारी हो जाते हैं, चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, वहाँ को थोड़ा सा ताकत दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई वोट हम देते हैं और आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर आपको हम रखते हैं। आप हम ही को समझते हो कि आप परमानेंट हो और हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं हैं। हम ही लोग तो वोट दे करके जिताते हैं। तो काम अगर आपने नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। ये काम आप लोग सब लोग मिलकर करें। बस मैं फिर एक बार पूरी पार्टी की ओर से, पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से, इस तरह से आपने आज यहाँ इकट्ठा होकर के ये एक माहौल बनाया, हम सब लोग ने साझा किया अपने विचारों को। चिंता सबके मन में है, आशंका सबके मन में है, लेकिन साथ ही साथ बहुत उम्मीद, बहुत भरोसा भी है इस मुल्क से, बहुत लोगों से, आवाम से। ऐसी जगह से भरोसा है जहां आप उम्मीद नहीं करते, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं संकट के समय में। तो अभी भी हमें लगता है कि वो आवाम हिंदुस्तान, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का इतिहास, 1857 की विरासत, ये आज़ादी का आंदोलन की देन, ये संविधान, ये अम्बेडकर पूरे विचार, ये पूरे कम्युनिस्टों की इतने लंबी लड़ाई पूरे देश में, ये तमाम चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मिलकर के एक बड़ी बात बनती है, हम देश को बचाएं।